So hello friends, this is day 3 and here we come up with another video of this important points on NORCET. Okay, so कल का last point was MAOI. ठीक है, मोनोअमीन ऑक्सीडेज इनहिबिटर्स जो पेशेंट ले रहा है ही शुड नॉट टेक दिस ट्राइअमीन फूड, क्योंकि उससे उसे हाइपरटेंसिव क्राइसिस होने के चांसेस होते हैं एंड दैट कुड बी फैटल फॉर द पेशेंट. ठीक है, सो आज हम उसके नेक्स्ट पॉइंट्स पढ़ेंगे कुछ. ठीक है, एंड उससे पहले बता दूं कि BSF का आज एडमिट कार्ड रिलीज़ हो गया है. सो ऑल दोज कैंडिडेट्स हु हैव अप्लाइड फॉर BSF can simply go to their website and download their admit cards, and the exam is on 10th September. So उसके लिए भी आप प्रिपेयर कर लो, अच्छे से पढ़ लो, और PR यादव है तो PR यादव अच्छे से अपना रिवाइज कर लो, रिविजन कर लो उसका, and all the best for you for that exam. Okay, so let's continue page number 15 से. So point number 156, the reason older adults are often dehydrated may be that they often have diminished sense of thirst. ठीक है, सो जो older patients होते हैं उनमें dehydration का चांस ज़्यादा होता है क्योंकि उनमें जो sense of thirst है that is diminished. ठीक है, next point, for a patient who is bedridden or is inactive, provide small meals with high fiber to prevent constipation. ठीक है, तो जो पेशेंट बेड रिडन है उसको कैसा मील देना है? स्मॉल मील्स देना है जिसमें हाई फाइबर. ठीक है, तो जो बेड रिडन पेशेंट है, इनएक्टिव है, उसको स्मॉल मील्स देना है जिसमें हाई फाइबर हो टू प्रिवेंट कॉन्स्टिपेशन. ऑल्सो जो बेड रिडन पेशेंट होते हैं उनमें कैल्शियम थोड़ा कम देना चाहिए क्योंकि इमोबिलाइजेशन है, कैल्शियम जो होगा वो इकट्ठा होता जाएगा एंड दैट में कॉज किडनी स्टोन, कैल्शियम ऑक्सलेट वाले स्टोन्स. ठीक है, सो दिस इज इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर बेड रिडन पेशेंट्स. नेक्स्ट इज रिस्क ऑफ प्रोस्टेट कैंसर मे बी रिड्यूस्ड बाय इंक्रीजिंग द कंजम्पशन ऑफ फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एंड होल ग्रेन. ठीक है, तो प्रोस्टेट कैंसर को हम कैसे रिड्यूस कर सकते हैं? by consuming these fruits, vegetables and whole grains. Iron needs increase during pregnancy because of maternal blood volume and iron storage in the fetus. ठीक है, तो iron needs increase हो जाती हैं प्रेगनेंसी के टाइम पे. ठीक है, क्योंकि उस टाइम पे आपको खुद के लिए भी आयरन चाहिए एंड यू नीड इट फॉर द बेबीज डेवलपमेंट टू. देन कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, कॉमन फूड सोर्सेज ऑफ आयरन. जो आयरन है उसका फूड सोर्सेज क्या क्या है? सो आयरन इज रिच इन स्पिनच, बीफ, लीवर, प्रून्स, pork, ब्रोकली, लेग्यूम्स, होल ब्रेड एंड सीरियल. ठीक है, तो आयरन का ये होता है. एंड जो हम आयरन का टैबलेट, आयरन फॉलिक एसिड का टैबलेट देते हैं, दैट शुड बी टेकन 1 month प्रायर टू कंसीविंग द प्रेगनेंसी. ठीक है, सो और अगर क्वेश्चन आता है कि कोई भी कपल है, उसे प्रेगनेंसी, दे आर प्लानिंग फॉर प्रेगनेंसी एंड व्हेन शुड दे स्टार्ट दीज आयरन फॉलिक एसिड टैबलेट्स, सो इट इज़ बेस्ट गिवन 1 month प्रायर. ठीक है, और अगर 1 month प्रायर नहीं लिया है, सो एज सुन एज दे गेट टू नो दे आर प्रेगनेंट, दे शुड गो टू देयर नियर बाय दिस क्लिनिक्स या हॉस्पिटल सेटिंग्स जो भी है, वहाँ से दे शुड गेट दीज आयरन फॉलिक एसिड टैबलेट्स सो दैट द चांसेस ऑफ NTD इज़ रिड्यूस्ड. ओके, सो जो आयरन और फॉलिक एसिड का टैबलेट्स होता है उसमें जो आयरन का हमारा डोज होता है दैट इज़ 60 mg एंड जो हमारा एलिमेंटल आयरन, ठीक है, एंड जो हमारा फॉलिक एसिड होता है वो अप टू 400 हम देते हैं. ठीक है, देन कमिंग टू नेक्स्ट 162 पॉइंट, काऊ का मिल्क जो होता है इट इज़ नॉट सूटेबल फॉर इन्फेंट दैट इज़ अंडर 1 year क्योंकि इसमें जो प्रोटीन होता है दैट इज़ इन वेरी हाई अमाउंट. ठीक है, एंड उसकी वजह से बेबी को डिहाइड्रेशन हो सकता है. देन अ साइन ऑफ रेडीनेस फॉर इंट्रोडक्शन टू सॉलिड फूड इज़ व्हेन द बेबी शोज एन इंटरेस्ट इन व्हाट द फैमिली इज़ ईटिंग. सो जो भी बेबी है उसको सॉलिड फूड कब देना स्टार्ट करना है? व्हेन द बेबी स्टार्ट शोइंग इंटरेस्ट. ठीक है, कि आप बेबी के सामने कुछ खा रहे हैं एंड ही स्टार्ट शोइंग इंटरेस्ट टू ईट दैट थिंग, तब उसका सॉलिड फूड इंटेक को स्टार्ट कर देना चाहिए. ठीक है, तो दैट इज़ द साइन दे आर गिविंग कि भाई हाँ हमें भी खाना दे दो. Then babies born prior to 34 weeks are often lacking coordinated suck swallow reflex. As a result, they often require tube feeding. ठीक है, जो द 34 वीक्स में बेबीज़ होते हैं दैट इज़ द प्री टर्म बेबीज़. सो उनमें क्या होता है, प्री टर्म बेबीज़ क्या होता है, तो 37 वीक से अर्लियर बर्थ होगा. ठीक है, तो 34 वीक में देखो जो भी है 34 वीक से भी पहले अगर कोई बेबी बॉर्न हो रहा है, ठीक है, तो उसमें क्या होगा, जो सकिंग रिफ्लेक्स है, स्वैलोइंग रिफ्लेक्स है, दैट इज़
उसमें कोऑर्डिनेशन नहीं होता है प्रॉपर, ठीक है। सो क्या होना है, वहाँ पे बच्चों को ट्यूब फीडिंग देना का ज़रूरत पड़ सकता है, ठीक है। देन कीमोथेरेपी कैन कॉन्ट्रीब्यूट टू द डेवलपमेंट ऑफ मैल न्यूट्रिशन एज अ रिजल्ट ऑफ कीमोथेरेपेटिक एजेंट्स इफेक्ट ऑन द GI ट्रैक्ट, इफेक्ट द बेसल मेटाबॉलिज्म एंड एसोसिएटेड विद नोजिया एंड डिक्रीज फूड इंटेक, ठीक है। तो जो कीमोथेरेपी वाले पेशेंट्स होते हैं, दोज हु आर गेटिंग कीमोथेरेपी, उनका कॉमन जो, क्योंकि जो हमारे कीमो ड्रग्स होते हैं उनका मेन ये साइड इफेक्ट होता है नोजिया एंड वॉमिटिंग। सो द पेशेंट विल बी फीलिंग नोजियस, वॉमिटिंग जैसा लगेगा उसको। सो उनका खुद का एपेटाइट ही थोड़ा कम हो जाता है, ठीक है। एंड ऑल्सो उनमें जो स्मेल पावर होता है वो उनका थोड़ा वैसा हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। सो उसमें क्या होता है, इफ़ इन केस इट इज़ आस्क्ड इन अ क्वेश्चन लाइक कि बेबी है, बच्चा है, उसको कीमोथेरेपी चल रही है, ल्यूकीमिया का पेशेंट है, उसको कीमोथेरेपी चल रही है एंड फूड के चॉइसेस दिए हुए, तो उसको कौन सा फूड देना है, वार्म फूड विद स्ट्रॉन्ग स्मेल, कोल्ड फूड विद नो स्मेल, या फिर ऐसा कुछ ऑप्शंस, ठीक है। तो उसको हम मोस्टली प्रेफर करेंगे कोल्ड फूड विद नो स्मेल, ठीक है। जैसे कि जूसेस वगैरह जो होते हैं कोल्ड, वो देना बेबी को ज़्यादा अच्छा रहेगा बच्चे को, ठीक है। Then coming to the next point, to assist the client suffering from taste and smell alteration as a result of cancer or cancer therapy, recommend the use of eggs and cottage cheese in place of meats, ठीक है। तो मीट के बदले उसको एग और कॉटेज चीज़ दे दो, क्योंकि उनके में टेस्ट और स्मेल का ऑल्ट्रेशन हो जाता है, जैसे कि मैंने आपको भी पहले बताया, ठीक है। सर्जिकल ट्रीटमेंट फॉर पैनक्रियाटिक कैंसर में रिजल्ट इन टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटस, ठीक है। तो जो पैनक्रियाटिक कैंसर है उसमें अगर हम सर्जरी करते हैं, पैनक्रियास को रिमूव करते हैं, किसी भी पार्ट को रिमूव करते हैं पैनक्रियास को, सो उसमें रिजल्ट होता है टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटस होने का। क्यों? क्योंकि जो टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटस है उसमें क्या होता है, जो बीटा सेल्स होते हैं दैट इज़ प्रेजेंट ऑन द टेल वाला पार्ट ऑफ द पैनक्रियाज, अगर वो पार्ट कट कर दिया है, सो देयर विल बी एब्सेंटिज्म ऑफ दिस बीटा सेल्स, ठीक है। बीटा सेल्स नहीं होंगे तो इंसुलिन नहीं बनेगा, इंसुलिन नहीं बनेगा तो जो आपके बॉडी में ग्लूकोज है वो प्रॉपरली डाइजेस्ट नहीं हो पाएगा, तो देयरफॉर उसकी वजह से क्या होगा, टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटस हो जाएगा। ऑल्सो जो हमारा पैनक्रियाज है उसमें अल्फा सेल्स होता है और बीटा सेल्स होता है। जो अल्फा सेल होता है वो हेड वाले पोर्शन में होता है, बीटा सेल जो होता है वो हमारा टेल वाले पोर्शन पे होता है। जो अल्फा सेल है, अल्फा में भी हमारा अल्फा 1 है, अल्फा 2 है, 1 ग्लूकागॉन, 2 हमारा गैस्ट्रिन, एंड जो बीटा सेल्स है वो इंसुलिन रिलीज करता है, ठीक है। देन कमिंग टू पॉइंट नंबर 168, अ यूजफुल suggestion for encouraging food intake for clients with pulmonary disorder is to encourage rest before meals, ठीक है। सो जो pulmonary disorders वाले client हैं उनको meals से पहले रेस्ट करने के लिए बोलते हैं। क्यों? क्योंकि while eating also जो उनका एक्टिविटी है वो इंक्रीज अप हो जाता है, उसकी वजह से उनके लंग्स को प्रॉपर फंक्शन करने में प्रॉब्लम होता है, ठीक है। सो देयरफॉर दे शुड बी एनकरेज्ड टू take rest before their meals. Then client on hemodialysis are routinely supplemented with calcium, vitamin B6, folic acid, ठीक है। तो जो हीमोडायलिसिस वाले पेशेंट हैं उनको कैल्शियम, विटामिन B6 एंड फॉलिक एसिड वाला डाइट देना है। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस ऑफ नेफ्रोटिक सिंड्रोम्स, ठीक है। नेफ्रोटिक सिंड्रोम में क्या होता है, हमारा हाइपोएल्बुमिनिया हो जाता है एंड हाइपरलिपिडीमिया हो जाता है, ठीक है। एल्ब्यूमिन क्यों कम होगा, क्योंकि हमारा जो प्रोटीन यूरिया इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। दैट इज़ 3.5 से ज़्यादा हमारा प्रोटीन हमारा पर डे उसमें यूरिन से पास आउट हो जाता है। देयरफॉर जो ब्लड में है एल्ब्यूमिन का लेवल वो कम हो जाता है एंड जो लिपिड्स है वो इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। एंड क्लाइंट्स विद रीनल फेलियर नीड सप्लीमेंटेशन ऑफ वाटर सॉल्युबल विटामिन, ठीक है। वाटर सॉल्युबल विटामिन उनको देने होते हैं। देन फॉर अडल्ट्स अ डिज़ायरेबल टोटल कोलेस्ट्रॉल लेवल इज लेस देन 200 mg/dl, ये हमने कल भी डिस्कस किया था। 200 mg/dl से कम ही देना चाहिए कोलेस्ट्रॉल्स, ठीक है। देन इफ अ क्लाइंट इज हैविंग हार्ट फेलियर, ठीक है, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर है, ही गेट्स टायर्ड वेरी इजीली, सो इट इज़ बेस्ट टू ऑफर स्मॉलर मील्स थ्रू आउट द डे, ठीक है। तो कोई भी पेशेंट है उसका कंजेस्टिव हार्ट फेलियर है, ठीक है, तो उसको ईजिली थकान लगेगा क्योंकि हार्ट को पंप आउट करने में टाइम लगेगा, प्रॉब्लम होएगा। सो देयरफॉर उसका जो डाइट होना चाहिए दैट शुड बी स्मॉल मील्स थ्रू आउट द डे, ज़्यादा लंबा खाना नहीं खाना है क्योंकि उससे क्या होगा, उसको ही ज़्यादा टाइम लग जाएगा, ठीक है। Then the objectives of medical nutrition therapy for the client with congestive heart failure are to minimize cardiac workload and reduce edema, ठीक है। तो cardiac workload पे कम लोड कम करना इज़ हमारा
क्या ऑब्जेक्टिव, एंड अनदर ऑब्जेक्टिव इज़ टू रिड्यूस द एडिमा, ठीक है। हार्ट फेलियर की वजह से एडिमा भी हो जाता है, जैसे हमारा पल्मोनरी और जो हमारा राइट साइडेड और लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर है उसमें दोनों में अलग अलग डिफरेंसेस होता है, ठीक है। तो पल्मोनरी वाले में हमारा मेनली हार्ट लंग का फंक्शन वाला इफेक्ट होगा, एंड जो राइट साइडेड होता है उसमें हमारा जैसे एडिमा हो जाएगा, ये डिस्टेंशन ऑफ जुगुलर वेन्स हो जाएगा, हेपेटोटॉक्सिसिटी, ये सब कुछ चीज़ उसमें हमें देखने के लिए मिल जाती है, ठीक है। देन डेली वेट्स आर द बेस्ट इंडिकेटर ऑफ फ्लूइड बैलेंस, ठीक है। फ्लूइड बैलेंस चेक करने के लिए डेली वेट, ठीक है। तो कोई क्वेश्चन में आजकल पूछता है कि टू चेक वेदर द फ्लूइड बैलेंस इज प्रॉपर और नॉट, व्हाट विल यू डू, ठीक है। तो स्किन टर्गर भी होता है और डेली वेट्स भी हमें बेस्ट इंडिकेटर होता है, ठीक है। तो डेली वेट इज द बेस्ट इंडिकेटर। नेक्स्ट इज अ क्लाइंट विद क्रोनिक रीनल फेलियर इज प्लेस्ड ऑन लो प्रोटीन लो पोटेशियम डाइट, ठीक है। जो जिसका क्रोनिक लीवर फेलियर रीनल फेलियर है उसको लो प्रोटीन देते हैं एंड लो पोटेशियम डाइट देते हैं। Next is point number 175, and it says in a client with type 2 diabetes mellitus, the more the body fat the client has, the more resistance the body cells are to insulin, ठीक है। तो टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटिस, हाँ 1 और 2 में ये डिफरेंस है। 1 वाला जो पेशेंट होगा टाइप 1 वाला, ही विल बी थिन, ठीक है। टाइप 2 वाले में थोड़ा ओबेसिटी होता है, ठीक है। तो टाइप 2 वाले जो डायबिटीज़ मेलाइटिस है, अगर उसके बॉडी में जितना ज़्यादा फैट होगा उतना ही ज़्यादा उसका सेल्स होगा रेजिस्टेंट टू इंसुलिन, ठीक है। तो नेक्स्ट इज़ इस्लामिक रिलीजन जो होता है उसमें पोर्क डाइट नहीं लेते हैं। ऑल्सो जुडाइज़म वाले हमारे जो होते हैं पीपल, दे एक्सक्लूड पोर्क फ्रॉम द डाइट। देन नेक्स्ट इज़ ऑब्जर्वेंट Jews who will wish to eat only kosher food. Kosher food will have been prepared under strict guidelines for how the animals are being slaughtered, ठीक है। ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नहीं है। देन कमिंग टू डाइट्स, ठीक है। हाई फाइबर डाइट किसको लेना चाहिए, लो सोडियम किसको लेना चाहिए, ये सब इसमें हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट इज हाई फाइबर डाइट। हाई फाइबर डाइट में क्या होता है, जो डाइट जिसमें इंक्रीज फाइबर कंटेंट होता है, ठीक है। फाइबर कंटेंट हम इंक्रीज़ कर देते हैं, जैसे उसमें फ्रूट्स इंक्रीज़ कर दिया, वेजिटेबल्स इंक्रीज़ कर दिया, होल ग्रेन ब्रेड इंक्रीज़ कर दिया है, सीरियल्स इंक्रीज़ कर दिए हैं। सो इसमें क्या होता है, जो पेशेंट जिनको कॉन्स्टिपेशन है उनको मेनली ये देते हैं, ठीक है। तो कॉन्स्टिपेशन हो गया, हेमोरॉइड्स हो गया, या जिनको डायबिटिकुलोसिस है उन पेशेंट्स में वी रिकमेंड हाई फाइबर डाइट, ठीक है। इससे क्या होता है, इट इंक्रीजेस द वॉल्यूम एंड वेट ऑफ द स्टूल, ठीक है। वॉल्यूम और वेट दोनों को इंक्रीज़ कर देता है ये स्टूल के। नेक्स्ट सोडियम रेस्ट्रिक्टेड डाइट। तो सोडियम रेस्ट्रिक्टेड डाइट हम रीनल फेलियर वाले पेशेंट्स में देते हैं, ठीक है। और देते हैं किसमें, जिसमें एसाइटिस है, एडिमा है, दैट इज एसोसिएटेड टू एडवांस रीनल डिजीज, लिवर डिजीज, ठीक है। सो इन पेशेंट्स में हम लो सोडियम देते हैं। ऑल्सो जिन क्लाइंट को कंजेस्टिव हार्ट फेलियर है उनमें भी हम लो सोडियम देते हैं, और इफ़ दे आर हैविंग हाइपरटेंशन, ठीक है, हाइपरटेंशन में भी हम लो सोडियम डाइट देते हैं, ठीक है। सो उसमें सोडियम रेस्ट्रिक्टेड डाइट देते हैं। तो इनमें हम ये सब चीज़ें देंगे, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, कैंड फूड नहीं देना, हमने कल पढ़ा था उसमें पर सर्विंग वो 1000 mg सोडियम आपको दे देता है। तो देयरफॉर कैंड फूड शुड बी अवॉइडेड विद प्रिजर्वेटिव, ठीक है। नेक्स्ट इज ब्लैंड डाइट। ब्लैंड डाइट मतलब बिल्कुल सिंपल बीमार वाला खाना, जो उसको जिसमें नमक मिर्ची सब कुछ बहुत कम कम होता है, दैट इज़ द ब्लैंड डाइट, ठीक है। तो ये क्या होता है, इसमें बिल्कुल इतना कम चीज़ें होते हैं। सो ये हमारा GI ट्रैक्ट को इरिटेट नहीं करता है, ठीक है। सो स्मॉल फ्रिक्वेंट मील्स में बी इंडिकेटेड, ठीक है। एंड जिनको अल्सर्स है या जिनको पोस्ट ऑपरेटिव सर्जरीज़ के बाद पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड में चल रहे हैं, उनको ब्लैंड डाइट मेनली प्रिस्क्राइब किया जाता है, ठीक है। क्योंकि इसमें नमक कम है, मिर्ची कम है, तो अल्सर्स को इरिटेट नहीं करेगा, गैस्ट्रिक GI ट्रैक्ट को हमारा इरिटेट नहीं करेगा, ठीक है। तो ब्लैंड डाइट में क्या क्या होता है, उसमें फ्राइड फूड नहीं होता है, तला हुआ खाना नहीं होगा, मीट नहीं होगा, पेपर चिली पाउडर ये सब नहीं होगा, ठीक है। ज़्यादा तीखा मसाला नहीं होगा। कमिंग टू द लो फैट डाइट, ठीक है। लो फैट डाइट क्यों हम देते हैं, सो कोलेस्ट्रॉल को प्रिवेंट करने के लिए, ठीक है। तो जिसमें कोलेस्ट्रॉल होता है, सैचुरेटेड फैटी एसिड होता है, वो हम नहीं देते हैं, ठीक है। क्यों, क्योंकि इट इंक्रीजेज द पॉलीअनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स इन द बॉडी, ठीक है। ऑल्सो जो कोलेस्ट्रॉल इनटेक है दैट शुड बी लिमिटेड 300 mg डेली, ठीक है। इसमें कौन कौन सा फूड रिकमेंडेड है, स्किम्ड मिल्क हो गया, एग वाइट हो गया, अंदर वाला जो योक है वो हटा देना क्योंकि इसमें ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल होता है, ठीक है। तो एग वाइट सिर्फ 2, स्किम मिल्क 2, लीन
मीट्स दो, फैट फ्री सूप दो, ये सब चीज़ होता है। देन ग्लूटेन फ्री डाइट, ठीक है, ग्लूटेन फ्री डाइट हमने पढ़ा था कि सीलिएक डिजीज़ में नहीं देते हैं या फिर जिसको मैल एब्जॉर्प्शन वाला प्रॉब्लम है, ठीक है। सो इसमें जो हमारा आप एक निमोनिक क्या कर सकते हैं, ग्लूटेन फ्री या ब्रो डाइट, ठीक है, ब्रो फ्री और ग्लूटेन फ्री डाइट सेम होता है। तो ब्रो स्टैंड्स फॉर बार्ले, रे, ओट्स एंड व्हीट, सो यू शुड अवॉइड दीज बार्ले, रे, ओट्स एंड व्हीट। ब्रो में आपको ग्लूटेन फ्री में आपको ब्रो डाइट को अवॉइड करना है। सो इसमें क्या खा सकते हैं, इसमें पेशेंट खा सकता है राइस, ठीक है। ब्रैट डाइट, अनदर इज ब्रैट डाइट, ठीक है, तो BRAT डाइट, तो ये गैस्ट्रोएंटराइटिस में देते हैं क्योंकि इसमें लो फैट होता है, लो रेजिड्यू होता है एंड नॉन डेयरी होता है। तो ब्रैट में क्या होता है, बनाना, राइस, एप्पल, टी। नेक्स्ट इज लो प्यूरिन डाइट। लो प्यूरिन डाइट हम किस में देंगे, सो लो प्यूरिन मतलब लो प्रोटीन डाइट, तो ये जिनमें गाउट होता है पेशेंट में उनको हम नहीं देते हैं क्योंकि गाउट में क्या होता है, यूरिक एसिड की डिपोजिशन हो जाती है इन द हमारा जॉइंट्स एंड वो सब हमारा क्या हमारा ये अर्थराइटिस कॉज कर देता है, गाउट कॉज कर देता है। तो देयरफॉर दिस लो प्यूरिन डाइट इज रिकमेंडेड फॉर सच पेशेंट्स, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, ऑर्गन मीट्स, शेल फिश, ऑयली फिश, sardines, these are high in purine, so these should be avoided. Then coming to low residue diet and high residue diet, तो low residue diet क्या होगा, food that are rich in carbohydrate, ठीक है। तो low residue diet में carbohydrate ज़्यादा होगा। high residue diets में क्या होगा, जिनमें कि स्किन्स हो गया, सीड्स हो गया, लीव्स हो गया, सैलेड हो गया, फ्रेश वेजिटेबल्स हो गया, ग्रेन हो गया, ठीक है। तो these are considered as हाई रेजिड्यू डाइट्स। देन नेक्स्ट हमारा ये पोर्शन ख़त्म हो गया, दैट इज़ द न्यूट्रिशन वाला पोर्शन, ठीक है, मेन। देन नाउ वी विल बी कमिंग टू मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग, ठीक है। तो ये एक टिप है, टिप को छोड़ो। नेक्स्ट कमिंग टू द रेस्पिरेटरी पार्ट, ठीक है। तो रेस्पिरेटरी में फर्स्ट थिंग इज़ कि जो पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट होता है, इट इज़ एन इफेक्टिव वे टू एवेलुएट द लंग फंक्शन एंड लंग कैपेसिटी, ठीक है। तो लंग कैपेसिटी और लंग फंक्शन को टेस्ट करने के लिए वी आर डूइंग पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट, और ये COPD के लिए भी हम टेस्ट कर सकते हैं क्योंकि COPD भी हमारा क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़ है। तो COPD के लिए बेस्ट टेस्ट इज पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट। नेक्स्ट इज पल्मोनरी केयर प्रिंसिपल्स। सो व्हेन अ क्लाइंट इज रिपोर्टेड टू बी हाइपोक्सिक और इन रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस, place the client in high Fowler position to facilitate the lung expansion, encourage him to do pursed lip breathing and to facilitate emptying of alveoli and administer O2 as prescribed, ठीक है। सो पल्मोनरी केयर में क्या होता है, अगर कोई भी पेशेंट है हाइपोक्सिक, ठीक है, तो अगर या रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस हो गया उसे, सो इमीडिएटली प्लेस द क्लाइंट इन हाई फाउलर पोजीशन, ठीक है। हाई फाउलर से भी बेस्ट आंसर आपको जो दे सकते हैं वो इज़ ऑर्थोपनिक पोजीशन, ठीक है। उसमें क्या होता है, और आगे की तरफ लीन डाउन करता है जिससे कि लंग को फुल एक्सपैंड होने के लिए वो मिल जाता है स्पेस, ठीक है। तो देयरफॉर उसकी वजह से उसका रेस्पिरेटरी फंक्शन थोड़ा अच्छा जाता है, ठीक है। और इनकरेज करना है पेशेंट को टू डू पर्स्ड लिप ब्रीदिंग, ठीक है। लिप्स को ऐसे करके मतलब दिखा नहीं सकती, ठीक है, लिप को पर्स्ड लिप ब्रीदिंग करनी है, ठीक है। एंड उसकी वजह से क्या होगा, एल्वियोलाई अच्छे से एम्प्टी हो जाएगा और उसको एक्स्ट्रा से ऑक्सीजन भी देते रहो इफ़ इट इज़ प्रिस्क्राइब्ड। देन अ क्लाइंट अंडरगोइंग ब्रोंकोस्कोपी शुड बी केप्ट NPO फॉर 8 to 12 आवर्स प्रायर टू द प्रोसीजर। पोस्ट प्रोसीजर ब्रोंकोस्कोपी वाले पेशेंट को क्या करना है, आपने NPO ही रखना है अनटिल एंड अनलेस उसका गैग रिफ्लेक्स वापस आता है। जैसे ही गैग रिफ्लेक्स वापस आ जाता है, यू कैन गिव हिम डाइट, ठीक है। Then sputum culture and sensitivity test should be raised from deep and within the bronchi, such as sputum expectorated in the morning. Collect the स्पेसिमेन इन अ स्टेराइल कंटेनर। सो जो स्पूटम होता है हमारा कल्चर एंड CNS के लिए, जो कल्चर एंड सेंसिटिविटी टेस्ट के लिए हम देते हैं, वो हमारा अंदर से आना चाहिए, पूरा डीप ब्रोंकाई वाला कफ होना चाहिए, ठीक है। सो उसके लिए पेशेंट को आपको जब भी स्पूटम कल्चर लेना है, सो यू शुड एडवाइज द पेशेंट कि अर्ली मॉर्निंग में एक तो लेना होता है, प्लस जो सैंपल आप ले रहे हैं उस सैंपल लेने से पहले आस्क द पेशेंट टू रिंस द माउथ विद नॉर्मल सलाइन और क्लीन वाटर, ठीक है। उससे क्या होगा, उसके जो मुंह के बैक्टीरिया वो उसमें नहीं आएंगे, ठीक है। तो माउथ वॉश करवा देना है पहले। हाँ, इसमें आपको बाकी जैसे क्लोरहेक्सिडीन या कुछ ऐसा सोल्यूशन, आप अगर बीटाडीन वगैरह दे रहे हो तो वो सोल्यूशन नहीं देना माउथ क्लीन के लिए। नॉर्मल सलाइन या नॉर्मल वाटर से क्लीन करके देन आस्क द पेशेंट टू कफ आउट द एक्सपेक्टोरेंट एंड गिव द सैंपल, ठीक है। देन स्टेराइल कंटेनर कलेक्ट करना चाहिए आपको। देन नेक्स्ट इज़ द पॉइंट ऑफ थोरैकोसिंथेसिस, ठीक है। तो थोरैकोसिंथेसिस में क्या होता है, हम रिमूव करते हैं फ्लूइड फ्रॉम द चेस्ट
कैविटी, ठीक है, चेस्ट कैविटी से आपका ये रिमूव हो जाएगा। देन प्लेस द क्लाइंट इन अ सिटिंग पोजिशन विद हेड रेस्टिंग ओवर अ बेड साइड टेबल फॉर द प्रोसीजर, ठीक है। तो जो पेशेंट को करना है सिटिंग पोजिशन में रखना है और उसका हेड जो होगा और जो ये एल्बो वाला एरिया है, ठीक है, तो उसको रेस्ट करना है इन द कार्डियक टेबल, तो वैसा पोजीशन में उसको देना है, ठीक है, थोराकोसेंटेसिस, प्रोन नहीं, सुपाइन नहीं, कुछ नहीं, सिटिंग पोजीशन विद हेड रेस्टिंग ऑन द बेड साइड टेबल, ठीक है। नेक्स्ट कमिंग टू द ट्यूबरकुलिन टेस्ट, तो ट्यूबरकुलिन टेस्ट हमने कल भी डिस्कस किया था। 48 to 72 आवर्स आफ्टर द इंट्राडर्मल इंजेक्शन जो आप दे रहे हैं पीपीडी का 0.1 ml का, उसके इन ड्यूरेशन 48 to 72 आवर्स बाद आप उसको पढ़ेंगे, ठीक है। तो कल हमने पढ़ा था मोर देन 15 किस में कंसिडर करना है, 10 किस में करना है एंड 5 किस में करना है। तो 5 फॉर HIV एंड सीवियरली इम्यूनोकॉम्प्रोमाइज पेशेंट जिनको ऑर्गन ट्रांसप्लांट हुआ है या जिनको कीमोथेरेपी चल रही है, एंड 10 mm कैन बी कंसिडर्ड पॉजिटिव रिएक्शन for the patients who are having risk factor, जैसे अगर वो उनके आसपास कोई है टीबी पॉजिटिव या उनके घर में कोई टीबी पॉजिटिव है या उनका एरिया उतना वेंटिलेटेड नहीं है प्रॉपर और ज़्यादा क्राउडेड है, ओवर क्राउडेड है, देन इट कैन बी कंसिडर्ड पॉजिटिव फॉर दोज पेशेंट्स। ऑल्सो फॉर द चिल्ड्रन अंडर 4 years इट इज़ कंसिडर्ड पॉजिटिव, ठीक है। देन नेक्स्ट कमिंग टू एट्रियल ब्लड गैस, ABG के लिए हमें क्या करते हैं, ABG में हम वी डिटरमाइन द स्टेट ऑफ एसिड बेस बैलेंस, ठीक है। तो ABG सैंपल कलेक्ट करने के लिए हम हमेशा ये दोनों चीज़ चेक करते हैं, क्या ABG टेस्ट के लिए हम LN टेस्ट परफॉर्म करते हैं, ठीक है, आर्टीरियल ब्लड गैस होता है इसमें, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अपना जो रेडियस और अल्नर आर्टरी है दोनों को प्रेस करते हैं एंड देन वी रिलीज द प्रेशर फ्रॉम द अल्नर आर्टरी टू चेक द पेटेंसी ऑफ द अल्नर आर्टरी, क्योंकि अगर हमने उसका रेडियल आर्टरी को पंक्चर कर दिया है, सो इफ़ उसका अल्नर आर्टरी वाज नॉट वर्किंग प्रॉपरली, सो जो अच्छा वाला वर्किंग वाला आर्टरी था हमने उसको भी पंक्चर कर दिया, दूसरा तो ऑलरेडी नहीं कर रहा, तो उसका जो ब्लड सप्लाई टू द हैंड है वो कम हो जाएगा, तो प्रॉब्लम हो जाता है पेशेंट को। देयरफॉर LN टेस्ट करना चाहिए ABG से पहले, ठीक है। देन नेक्स्ट कमिंग टू द ठीक है, नर्स की ड्यूटी है ABG कलेक्ट करना और सैंपल को आइस पे रखना एंड टू टेक द सैंपल इमीडिएटली टू द लैब फॉर द एनालिसिस, ठीक है। सो इमीडिएटली लैब में लेके जाना है सैंपल को। देन 4 एडवेंटिशियस ब्रेथ साउंड, जो अलग ये ब्रेथ साउंड्स है, दैट इज़ क्रैकल्स है, रोंकाई है, वीजेस एंड दिस प्लूरल फ्रिक्शन ड्रॉप, ठीक है। तो ब्रेथ ओडोर्स, कैसे कैसे डिजीज़ में क्या क्या ब्रेथ ओडोर्स आते हैं उससे भी पूछा सकते हैं। फ्रूटी ब्रेथ है तो कीटोन बॉडीज़ है, कीटोएसिडोसिस है, स्वीट मस्टी इंडिकेट्स लिवर फेलियर, यूरिन लाइक स्मेल आ रहा है उसके किसी भी पेशेंट के ब्रेथ से, तो दैट इंडिकेट्स दिस रीनल फेलियर या यूरेमिया। देन फाउल ब्रेथ है तो इट इंडिकेट्स लंग में एब्सेस या ब्रोंकिएक्टिसिस, ठीक है। द नेज़ल फ्लेयरिंग होगी इन द पेशेंट्स विद रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस, ठीक है, और ये इन्फेंट्स में साइन है, ठीक है, अर्ली साइन है क्योंकि वो बता नहीं सकते, तो देयरफॉर नेज़ल फ्लेयरिंग इंपॉर्टेंट साइन है रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस का, ठीक है। देन एजमा जो है डिसऑर्डर है कैरेक्टराइज बाय रिकरिंग एपिसोड्स ऑफ लेबर्ड ब्रीदिंग विद वीजिंग, ठीक है। तो इसमें सांस लेना मुश्किल हो जाता है, एजमा आपको पता है ड्यू टू सम ये एलर्जी या एंटीबॉडी एंटीजन रिएक्शन से वजह से होता है, ठीक है। सो ईटियोलॉजी इसका ये है एक्सट्रिंसिक एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन हो जाता है विच इज़ ट्रिगर्ड बाय सम सॉर्ट ऑफ फूड या कोई भी ड्रग या अदर एलर्जन जैसे पॉलन ग्रेन्स वगैरह, ठीक है। देन द नर्सिंग इंटरवेंशंस used in treatment of asthma is the administration of bronchodilators जैसे albuterol and nebulizations like Atrovent, ठीक है। तो एक क्वेश्चन ये भी बहुत पूछा जाता है कि पहले ब्रोंकोडाइलेटर्स देना है या पहले कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स देना है, तो ऑलवेज गिव B फर्स्ट देन C, B पहले आता है फिर C आता है ना, तो ब्रोंकोडाइलेटर्स पहले देना है देन कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स देना है, ठीक है। देन पोजिशन द पेशेंट ऑफ एजमा विद अ हाई फाउलर पोजिशन, ठीक है। नेक्स्ट कमिंग टू हीमोथेरेक्स, तो हीमोथेरेक्स में क्या होता है, पार्शियल या कंप्लीट लंग कोलैप्स ऑफ अ लंग एज अ रिजल्ट ऑफ एक्यूमुलेशन ऑफ एयर और ब्लड इन द इंट्राप्लूरल स्पेस, ठीक है। तो न्यूमोथेरेक्स और हीमोथेरेक्स में क्या होता है, न्यूमो में आपका एयर घुस जाता है, हीमो में आपका ब्लड घुस जाता है इन द इंटरप्लूरल स्पेस, ठीक है। देन जो प्लूरल स्पेस होता है उसमें हमारा जो वॉल्यूम होता है दैट शुड बी लेस देन 50 ml, ठीक है। प्लूरल स्पेस में जो प्लूरल कैविटी में जो हमारा फ्लूइड प्रेजेंट होता है ना वो 50 ml से कम होना चाहिए, ठीक है। तो सो इन वन ऑफ द क्वेश्चन मैंने 10 to 25 ऐसा कुछ देखा था, ठीक है, एक बारी आप लोग भी देख लेना। देन द क्लाइंट विद न्यूमोथेरेक्स जिसको
हीमोथोरेक्स है उसमें क्या होगा, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस होगा, कफ होगा एंड चेस्ट पेन होगा, ठीक है। तो अ सिवियर मैनिफेस्टेशन ऑफ दिस नीमोथोरेक्स इज मीडियास्टेनल शिफ्ट टू द अनअफेक्टेड साइड, ठीक है। तो जो मीडियास्टेनल होता है उसका शिफ्ट हो जाता है टू द अनअफेक्टेड साइड, ठीक है। और एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा न्यूमोथोरेक्स और हीमोथोरेक्स में, जो हम उसमें क्या लगाते हैं, हम मेनली प्लूरल टैपिंग करते हैं ना, तो थोरैको से ये प्लूरल टैपिंग करते हैं, ठीक है। तो उससे हम बाहर निकालते हैं, चेस्ट ट्यूब्स लगा देते हैं, है ना। तो चेस्ट ट्यूब लगाने का 4th इंटरकोस्टल में हम हमेशा लगाना चाहिए, ठीक है। 4th इंटरकोस्टल इमरजेंसी है, तुरंत 4th इंटरकोस्टल स्पेस में डाल दो उसको, नीडल को, एंड ड्रेन आउट द एक्सेस ऑफ फ्लूइड और एयर जो भी अंदर है, ठीक है। प्लस अगर न्यूमोथोरेक्स है तो 2 to 4 इंटरकोस्टल स्पेस में देते हैं, एंड इन केस ऑफ हीमोथोरेक्स है तो हम 4 to 6 इंटरकोस्टल स्पेस के बीच में हम नीडल इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है। देन नेक्स्ट इज क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़, तो COPD ग्रुप ऑफ डिजीज़ है जिसमें कि एम्फाइसीमा, क्रोनिक ब्रोंकाइटिस आता है, ठीक है। ब्रोंकिएक्टिसिस एंड ब्रोंकियल अस्थमा अब इसमें से हटा दिए गए हैं, सो दीज टू ओनली आर इंक्लूडेड, एम्फाइसीमा एंड क्रोनिक ब्रोंकाइटिस, ठीक है। इसमें क्या होता है, ऑब्स्ट्रक्शन होता है ऑफ द एयर फ्लो, एंड इट इज़ अ कॉमन लिंक विद दीज डिजीजेज, अबव मेंशन्ड डिजीजेज, ठीक है। तो COPD में हमें कुछ चीज़ें, क्वेश्चंस पूछते हैं कि हमें नेज़ल कैनुला यूज़ करना है, ठीक है, और हमें इसमें कितना देना होता है, 1 to 2 ml पर मिनट देना होता है हमें, तो लो ही रखना होता है हमें COPD में द अमाउंट ऑफ क्या ऑक्सीजन इफ़ यू आर गिविंग, ठीक है। तो नेक्स्ट इज एम्फाइसीमा इज़ अ लॉस ऑफ लंग इलास्टिसिटी एंड लीडिंग टू डिस्ट्रक्शन ऑफ एल्वियोलाई, तो एम्फाइसीमा में एल्वियोलाई का डिस्ट्रक्शन हो जाता है, ठीक है। तो जो एम्फाइसीमा है उसको हम पिंक पफर भी बोलते हैं, ठीक है, और जो COPD होता है उसको हम ब्लू ब्लोटर्स भी बोलते हैं, ठीक है। एम्फाइसीमा इज कैरेक्टराइज्ड बाय बैरल चेस्ट एंड क्लबिंग ऑफ फिंगर्स, ठीक है। तो एम्फाइसीमा में बैरल चेस्ट हो जाती है एंड क्लबिंग ऑफ फिंगर हो जाता है। क्लबिंग ऑफ फिंगर में जो एंगल होता है वो 180 डिग्रीज तक चला जाता है, ठीक है, स्ट्रेट हो जाते हैं। देन क्लाइंट विद COPD को हम, जो क्लाइंट है जिसको COPD है उसको डायाफ्रैग्मेटिक और पर्स्ड लिप ब्रीदिंग दिखानी है, ताकि it reduces the respiratory rate and increase the alveolar ventilation. लो कंसनट्रेशन ऑक्सीजन देना है, 1 to 2 लीटर्स पर मिनट, ये मैंने बता दिया था अभी, ठीक है। एंड वी शुड बी कॉशियस, ठीक है, क्योंकि दीज आर द पेशेंट जिनमें पहले CO2 लेवल वॉज हाई, ठीक है। तो इमीडिएटली अगर स्टॉप करते हैं सो इसमें प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है। सो देयरफॉर 1 to 2 लीटर्स पर मिनट पे ही, बिल्कुल लो लेवल पे ही हमको इनको ऑक्सीजन देना चाहिए, ठीक है। नेवर इंक्रीज द डोज। देन पल्मोनरी एडिमा कैसे होता है, is caused by the fluid in the lungs when the heart's left ventricles fail, ठीक है। तो पल्मोनरी एडिमा होता है हमारा when left ventricles fail, ठीक है। तो लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर है तो उसमें हमारा दिस पल्मोनरी एडिमा इज सीन। नेक्स्ट इज हाँ, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, तो पिंक फ्रॉदी स्पूटम होगा, डिस्पनिया होगा एंड कन्फ्यूजन होगा। नेक्स्ट इज पल्मोनरी एम्बोलाई, तो पल्मोनरी एम्बोलाई क्या है, व्हेन द पल्मोनरी आर्टरी इज ब्लॉक्ड बाय अ थ्रोम्बस विच इज ओरिजिनेटिंग फ्रॉम अ पेरिफेरल वेन, ठीक है। तो एम्बोलाई और थ्रोम्बस में एक ही डिफरेंस होता है, थ्रोम्बस वहीं पे रहता है, एम्बोलाई इधर उधर घूमता रहता है, ठीक है। तो पेरिफेरल वेन से कोई भी अगर थ्रोम्बस आके आपका पल्मोनरी आर्टरी को ब्लॉक कर दिया है तो दिस इज़ नोन एज पल्मोनरी एम्बोलाई, ठीक है। और इसके जो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस होते हैं वो क्या होते हैं, डिस्पनिया होगा, पेशेंट को साइनोसिस होगा, अनएक्सप्लेन्ड हिमोप्टाइसिस होगा एंड हेप्रिहेंशन, ठीक है। पल्स स्लिप ब्रीदिंग क्या है, पल्स नहीं होगा, पर्स स्लिप होगा, ठीक है। तो स्लो एक्सपिरेशन प्रिवेंट कोलैप्स ऑफ लंग यूनिट्स एंड हेल्प्स द क्लाइंट कंट्रोल द रेट ऑफ डेप्थ एंड रेस्पिरेशन, ठीक है। तो एक बार ना इसका आप इमेज देख लेना, वीडियो देख लेना, तो आपको अच्छे से माइंड में भी आ जाएगा कि व्हाट इज पर्स लिप ब्रीदिंग। नेक्स्ट इज टॉन्सिल्स एंड एडिनॉइड्स सर्व एज द फर्स्ट लाइन्स ऑफ डिफेंस अगेंस्ट द रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन। तो जो टॉन्सिल्स हैं, मेनली हमारा जो टॉन्सिल होता है वो एडिनॉइड वाले टॉन्सिल्स में होता है, ठीक है। तो टॉन्सिल हमारा 4 in नंबर्स होते हैं, ठीक है। सो जो एडिनॉइड होता है वो तो लार्जेस्ट होता है और सबसे ज़्यादा उसी में हमारा टॉन्सिल्स होने का चांस हो जाता है, ठीक है।
नेक्स्ट कमिंग टू द चेस्ट ट्यूब्स, तो चेस्ट ट्यूब्स जो होते हैं उनका पर्पस, द पर्पस फॉर क्लोज चेस्ट ट्यूब ड्रेनेज इज़ टू रिमूव एनी फ्लूइड और एयर फ्रॉम द प्लूरल स्पेस। तो प्लूरल स्पेस से कोई भी आपको एयर निकालनी है या ब्लड निकालना है, एक्सेस फ्लूइड निकालना है, दैट इज़ टेकन आउट बाय यूजिंग दीज चेस्ट ट्यूब। चेस्ट ट्यूब में हमें ऑब्जर्व करना है फॉर द फ्लक्चुएशन ऑफ फ्लूइड विद ईच रेस्पिरेशन इन द वाटर चेम्बर। ठीक है, वाटर चेम्बर होता है, वाटर सील चेम्बर होता है, उसको हमें अच्छे से देखना है फॉर फ्लक्चुएशंस। ठीक है, कंटिन्यूस बबलिंग है तो एबनॉर्मल है। ठीक है, एंड हाँ, अगर सक्शन वाला चैम्बर है वहाँ पे कंटिन्यूस बबलिंग है तो चलेगा, बट अगर वाटर सील्ड चेम्बर है वहाँ पे कंटिन्यूस बबलिंग है तो इट इज़ एबनॉर्मल। ठीक है, इंटरमिटेंट बबलिंग के लिए अब भी आपने देखना है। देन ऑब्जर्व फॉर कंटिन्यूस बबलिंग इन द सक्शन चैम्बर। डू नॉट क्लैम्प द चेस्ट ट्यूब ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन और एम्बुलेशन। ठीक है, देन इफ द चेस्ट ट्यूब बिकम्स डिसलॉज्ड फ्रॉम द पेशेंट्स चेस्ट, द क्लाइंट शुड एक्सेल फोर्सफुली एंड अ पेट्रोलियम गॉज ड्रेसिंग शुड बी अप्लाइड ओवर द स्किन, देन नोटिफाई द फिजिशियन। सो अगर कभी किसी पेशेंट के चेस्ट ट्यूब लगी है एंड वो पेशेंट रेस्टलेस है या कुछ है, उसने हटा दिया, तो फर्स्ट नर्सिंग एक्शन होता है उस प्लेस को बिल्कुल आपको ब्लॉक कर देना है। तो टाइट प्रेशर लगाना है अपने हाथ से एंड यू हैव टू स्टॉप द एंट्री ऑफ दिस, कोई भी अगर एयर एक्स्ट्रा एयर अंदर घुसेगी उसको आपने रोकना है। ठीक है, नेक्स्ट इज़ उसमें आपको 3 साइडेड जो होता है वो गॉज मतलब लगा के 3 साइड से आपको उसको कवर अप करना होता है ताकि वो इजीली उसको फ्लैप जैसा बन जाए। ठीक है, देन इफ़ द ड्रेनेज कंपार्टमेंट ब्रेक्स, ड्रेनेज कंपार्टमेंट कभी टूट गया गलती से, तो आपने क्या करना है, क्लैम्प करना है ट्यूब को टू द नियरेस्ट टू द क्लाइंट एंड अंटिल। ठीक है, तो 2 ऑप्शंस होते हैं, एक क्लैम्प होता है और एक आपको उसके साइड में एक NS बॉटल रखनी है कट करी हुई। ठीक है, तो आपने जैसे ही देखा भाई ड्रेनेज बॉटल टूट गया है तो इमीडिएटली इंसर्ट दैट ट्यूब इनटू द NS वाला बॉटल। ठीक है, देन आप उस जब तक बाकी चीज़ करते हैं तब तक वो वहाँ पे उसका इनटेक आउटपुट मेजर हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट इज ट्यूबरकुलोसिस। ट्यूबरकुलोसिस कल भी हमने थोड़ा सा पढ़ा था, लेट्स जस्ट डू अ क्विक रिविजन ऑफ दैट। ट्यूबरकुलोसिस माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस से होता है एंड स्प्रेड्स बाय ड्रॉपलेट। ठीक है, इसमें मेन हमारे जो मैनिफेस्टेशंस होते हैं, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, दे आर प्रोडक्टिव कफ, हेमोप्टाइसिस, नाइट स्वेट, लो ग्रेड आफ्टरनून फीवर एंड वेट लॉस। ठीक है, ट्यूबरकुलोसिस पेशेंट को क्योर कर सकते हैं बट ड्रग्स को कंटिन्यूस लेना चाहिए। ड्रग्स कौन सा होता है इसके, डॉट्स थेरेपी जो होती है, डायरेक्टली ऑब्जर्व्ड ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स। ठीक है, उस थेरेपी को कंटिन्यूस देना चाहिए एंड इट शुड बी टेकन विद केयर। ठीक है, बिल्कुल अच्छे से देना चाहिए, नेवर मिस द डोज, क्योंकि उसके टीबी में रेजिस्टेंस होने का चांस सबसे ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, देन ट्यूबरकुलोसिस कैसे कंफर्म होता है, सो इट इज़ कंफर्म बाय एसिड फास्ट बेसिलाई बैक्टीरिया स्पूटम टेस्ट एंड रिपीटेड 3 टाइम्स। ठीक है, 3 टाइम्स इसका सैंपल लेते हैं। देन कॉमनली यूज फॉर स्क्रीनिंग द स्क्रीनिंग टूल ऑफ टीबी इस PPD, मॉन्टॉक्स टेस्ट एंड टाइम टेस्ट। तो कल भी मैंने बताया था जो हमारा मॉन्टॉक्स टेस्ट है या ट्यूबरकुलिन टेस्ट है, दैट इज़ नोन एज द व्हाट इट इज़ नोन एज, वो हम करते हैं इंसिडेंस में, एंड अगर हमें प्रिवलेंस के लिए करना है तो हम स्पूटम टेस्ट करेंगे। ठीक है, देन नेक्स्ट इज अ सक्सेसफुल इम्प्लांटेशन ऑफ PPD इज ऑब्जर्वेबल इन ड्यूरेशन। PPD टेस्ट का इन ड्यूरेशन देखना होता है, आफ्टर 48 to 72 आवर्स देखना है। पॉजिटिव रिजल्ट का मतलब ये नहीं है कि हाँ उसको TB ही है, बट इट मीन्स कि एक्सपोजर हुआ है टू द TB बैक्टीरिया। देन स्पेसिमेन फॉर एसिड फास्ट बेसिलाई, दैट इज़ द माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, मे बी कलेक्टेड ऑन 3 डिफरेंट डेज। ठीक है, तो अलग अलग 3 दिन में स्पूटम लेना होता है। ठीक है, कलेक्शन स्पेसिमेन फॉलोइंग अ लॉन्ग स्लीप अर्ली मॉर्निंग मेनली लिया जाता है। ठीक है, देन हाँ इसको कल्चर जो होता है वो किस में ग्रो होता है, तो जो लोवेंस्टीन LJ मीडिया होता है। ठीक है, लोवेंस्टीन जैसे मैं भूल गई क्या है, तो लोवेंस्टीन वाला जो मीडिया होता है उसमें होता है LJ मीडिया में इसको ग्रो करते हैं। द बेसिक डिफरेंस बिटवीन निमोनिया एंड TB इज़ द सडन ऑनसेट ऑफ चिल फीवर एंड निमोनिया। ठीक है, निमोनिया और TB में यही डिफरेंस होता है, आपको सडन चिल्स एंड फीवर आते हैं। ठीक है, देन निमोनिया इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस है ऑफ रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स एंड एल्वियोलर स्पेस एंड इट इज़ कॉज्ड बाय इन्फेक्शन। कॉमन मैनिफेस्टेशन ऑफ निमोनिया इज कफ, ड्राई एंड पेनफुल एट फर्स्ट, लेटर विद प्रोडक्टिव रस्टी कलर्ड स्पूटम। और ठीक है, ये अलग है। निमोसिस्टाइटिस में कैरिनी निमोनिया होता है,
इन्फेक्शियस डिजीज़ दैट इज़ मोस्ट कॉमनली, हाँ HIV इन्फेक्शन में हमने कल पढ़ा था अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन होने का चांसेस होता है. सो उसमें जो निमोनिया होता है इट इज़ कॉज्ड बाय न्यूमोसिस्टाइटिस कैराइनी. देन टोटल लेरिंजेक्टोमी अगर हुआ है पेशेंट का तो ही रिक्वायर्स अ परमानेंट ट्रैक्योस्टोमी फॉर ब्रीदिंग एंड एन ऑल्टरनेट मेथड ऑफ स्पीकिंग. ठीक है. देन फॉर द क्लाइंट्स अंडरगोइंग द सर्जरी फॉर लेरिंजेक्टोमी स्टैब्लिश अ मेथड ऑफ कम्युनिकेशन फॉर इमीडिएट पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड. ये भी पूछा जाता है. अभी हमने पढ़ा था जो हार्ट फेलियर है उसमें पिंक फ्रॉथी स्पूटम आएगा. ठीक है. एंड पल्मोनरी एडिमा होगा. वाइट कलर का स्पूटम अगर है इट इंडिकेट्स एज्मा एंड क्रोनिक ब्रोंकाइटिस. ग्रीनिश कलर स्पूटम है तो वो एक्यूट ब्रोंकाइटिस, लंग एब्सेस या फिर निमोनिया या ट्यूबरकुलोसिस बताएगा. रेड कलर स्पूटम है तो ब्रोंकोजेनिक कार्सिनोमा या ट्यूबरकुलोसिस है. लेट्स कम टू रेस्पिरेटरी मेडिकेशन. सो रेस्पिरेटरी मेडिकेशन हमारा होता है ब्रोंकोडाइलेटर्स, एंटीकोलिनर्जिक ब्रोंकोडाइलेटर्स. ठीक है. देन मिथाइल ज़ैंथीन ब्रोंकोडाइलेटर्स ये सब हैं. सो लेट्स स्टडी क्विकली. दे ब्रोंकोडाइलेटर्स नाम में ही ब्रोंकोडाइलेटर्स तो क्या करते हैं, रिलैक्स करते हैं, डायलेट करते हैं मसल्स को एंड इंक्रीज द रेस्पिरेशन बाय इफेक्ट ऑन बीटा एड्रेनर्जिक रिसेप्टर्स इन द ब्रोंकस. ठीक है. इसके एग्जाम्पल्स होते हैं एपिनेफ्रिन, एड्रेनलिन और आर्बिट्रोल. देन इज एंटीकोलिनर्जिक ब्रोंकोडाइलेटर्स तो ये ब्रोंकोस्पाज्म को रोकते हैं. ठीक है. बाय एसिटाइलकोलिन एंड इसके एग्जांपल्स हैं इप्राट्रोमियम ब्रोमाइड, एट्रोपिन ये सब. ठीक है. मिथाइल ज़ैंथीन ब्रोंकोडाइलेटर्स क्या करते हैं, रिलैक्स करते हैं आपके स्मूथ मसल्स को, जो कि हमारे ट्रैकियोब्रोंकियल ट्री है उसके स्मूथ मसल्स को रिलैक्स कर देते हैं. इसके एग्जांपल थियोफाइलिन, एमिनोफाइलिन ये सब हैं. ठीक है. एंड इसके साइड इफ़ेक्ट्स टैकीकार्डिया, हाइपोटेंशन, अरिथमिया, GI डिस्ट्रेस, ट्रेमर, एंजाइटी, हेडेक ये सब कुछ है. टॉक्सिक लेवल में लीड टू एरिथमिया एंड सीजर्स. एंटी इन्फ्लेमेटरी एजेंट्स में क्या होता है, मास्ट सेल्स जो होते हैं दे इनहिबिट द रिलीज ऑफ इनहिबिटर्स, हिस्टामिन सॉरी, और ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स रिड्यूस इन्फ्लेमेशन एंड एक्ट एज ब्रोंकोडाइलेटर्स. एग्जाम्पल आर क्रोमोलिन, सोडियम एंड ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स. Next is anti-tuberculosis drugs that are like isoniazid, rifampin or pyrazinamide, ethambutol. These are the client on these things should be told to expect that the urine, saliva or tear or sweat these will be orange in color. ठीक है. क्योंकि rifampin से हमारा ये सब होता है. And here we come to the last page of today's day 3, that is the cardiovascular and peripheral vascular disorders. तो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम ECG इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी आपकी चेक करता है, रिकॉर्ड करता है एंड पर्पस है उससे आपको हार्ट डैमेज पता चल जाएगा, कार्डियक इरेगुलरिटीज़ पता चल जाएगी एंड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस इफ़ देयर इज़ एनी तो वो पता चल जाएगा. ECG हमारा कौन से प्रिंसिपल पे काम करता है, तो ये गैल्वेनोमीटर के प्रिंसिपल पे काम करता है. ECG और EEG दोनों हमारे गैल्वेनोमीटर वाले प्रिंसिपल पे काम करेगा. कार्डियक कैथेटराइजेशन में क्या होता है, वी विल बी इंसर्टिंग अ कैथेटर इनटू द हार्ट वेसल सराउंडिंग द हार्ट फॉर द पर्पस ऑफ कलेक्टिंग डेटा सच एज प्रेशर मेजरमेंट या फिर कोई भी अलग चेंबर में कोई प्रॉब्लम है तो इसके लिए हम कार्डियक कैथेटराइजेशन करते हैं. ठीक है. देन होल्टर मॉनिटरिंग में क्या होता है, 24 आवर्स का पूरा मॉनिटर होता है. ECG एम्बुलेटरी ECG लगा के रखा रहता है पेशेंट को एंड टीच द पेशेंट टू कीप अ डायरी एंड रिकॉर्ड द मेजर एक्टिविटीज़ क्योंकि वहाँ पे उसके ECG में वेरिएशंस आ सकते हैं. देन सीरम एंजाइम्स जो होते हैं हमारे जैसे SGPT, LDH, CK these showed the heart damage. ठीक है. CK, troponin 1, trop-T these are the major enzymes. देन एंजाइना पेक्टोरिस चेस्ट पेन है 5 to 10 मिनट्स होता है एंड रिलीव्ड बाय नाइट्रोग्लिसरीन. MI में क्या होता है हमारा कार्डियक मसल्स जो होती हैं दे गेट डिस्ट्रॉयड ड्यू टू इंटरप्शन और इनसफिशिएंट ब्लड सप्लाई फॉर प्रोलॉन्ग पीरियड. देन हार्ट फेलियर इज अ ग्रुप ऑफ सिम्टम्स विच रिजल्ट्स फ्रॉम डिक्रीज्ड पंपिंग ऑफ इफेक्टिवनेस ऑफ द हार्ट. लेफ्ट हार्ट फेलियर में मैंने बताया था उसमें क्या होता है आपको पल्मोनरी साइंस देखने के लिए मिलेगा. ठीक है. लाइक ऑर्थोपनिया, कफ एंड क्रैकल्स. और राइट फेलियर में आपको हिपैटोमेगली देखने को मिलेगा, जुगुलर वेन डिस्टेंशन देखने के लिए मिलेगा, पेरिफेरल एडिमा देखने के लिए मिलेगा एंड एसाइटिस देखने के लिए मिलेगा. अक्यूट पल्मोनरी एडिमा इज ड्यू टू एक्सेसिव क्वांटिटी ऑफ फ्लूइड इन द पल्मोनरी इंटरस्टिशियल स्पेस. प्रेजेंटिंग सिम्टम्स आर मॉइस्ट रेल्स, पिंक एंड फ्रॉथी स्पूटम. ठीक है. तो पल्मोनरी एडिमा में आपको पिंक फ्रॉथी स्पूटम देखने के लिए मिलेगा.
Disorders of peripheral vascular disease system are involve narrowing, obstruction, damage to the arteries or veins, which results in ischemia, lack of blood flow to the tissues or organs which are involved in venous stenosis. So here we come to the end. 21 pages done. So 3 दिन में हमने 3 pages कर दिए and we have covered a lot things. तो आप इनको एक बारी अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है. So thank you so much and we will be meeting again tomorrow with next 7 pages. So till then take care, bye bye. And if you like the video तो प्लीज़ उसको like भी कर देना और इसमें आप इसको सब्सक्राइब भी कर देना चैनल को, ठीक है. थैंक यू सो मच.